मराठा साम्राज्य के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले उस समय को समझना आवश्यक है जिस समय ये साम्राज्य आकार ले रहा था, क्योंकि इतिहास में कोई भी साम्राज्य न तो अचानक जन्म लेता है और न ही केवल तलवार के बल पर खड़ा होता है। हर साम्राज्य के पीछे एक लंबा सामाजिक संघर्ष होता है, राजनीतिक अस्थिरता होती और ऐसे लोग होते हैं जो परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उन्हें बदलने का साहस रखते हैं। मराठा साम्राज्य इसी प्रक्रिया का परिणाम था। ये किसी एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक विचार की यात्रा थी, स्वराज्य की। इस भाग में हम किसी मिथक या वीर गाथा में नहीं जाएंगे, बल्कि इतिहास की उसी भूमि पर खड़े होकर देखेंगे जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर अफजल खान की घटना तक हर चरण को समय, परिस्थिति और कारणों के साथ समझेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के। 16वीं और 17वीं शताब्दी का दक्कन कोई शांत क्षेत्र नहीं था। ये इलाका लगातार राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। यहाँ सत्ता स्थिर नहीं थी, राज बदलते रहते थे और युद्ध राजनीति का स्थायी हिस्सा बन चुका था। दक्कन में उस समय 3 प्रमुख शक्तियां सक्रिय थीं। पहली, निजाम शाही, जिसका केंद्र अहमदनगर था। दूसरी, आदिल शाही, जो बीजापुर से शासन कर रही थी। और तीसरी शक्ति थी उत्तर से बढ़ता हुआ मुगल साम्राज्य, जिसकी नजर लगातार दक्कन पर टिकी हुई थी। इन तीनों शक्तियों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था, कभी सीमाओं के लिए, कभी किलों के लिए और कभी केवल वर्चस्व स्थापित करने के लिए। इस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव स्थानीय समाज पर पड़ा। दक्कन के स्थानीय मराठा सरदार इन बड़ी शक्तियों की सेनाओं में सेनापति, सूबेदार या जागीरदार के रूप में कार्य करते थे। वे युद्ध लड़ते थे, किले जीतते थे और राज्य के विस्तार में योगदान भी देते थे, लेकिन सत्ता हमेशा उनसे दूर रहती थी। निर्णय दरबारों में होते थे, राजस्व दूर बैठी सल्तनतों के लिए वसूला जाता था और स्थानीय जनता केवल कर और युद्ध का भार उठाती थी। इस व्यवस्था में मराठा समाज के पास सैन्य शक्ति तो थी, लेकिन राजनीतिक नियंत्रण नहीं, और यही असंतुलन आगे चलकर इतिहास की दिशा बदलने वाला था। शाहजी राजे भोसले की भूमिका। शाहजी राजे भोसले दक्कन के केवल एक सेनापति नहीं थे, वे उस समय की राजनीति को समझने वाले एक अत्यंत व्यावहारिक योद्धा थे। उनका जीवन दक्कन की उसी अस्थिर राजनीति में बीता जहां स्थायी मित्रता से अधिक स्थायी शक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसी कारण शाहजी ने समय समय पर निजाम शाही, आदिल शाही और कुछ अवधि के लिए मुगल साम्राज्य की भी सेवा की। यह निर्णय लालच से प्रेरित नहीं थे, बल्कि परिस्थितियों से उपजे हुए थे, क्योंकि उस दौर में किसी भी मराठा सरदार के लिए स्वतंत्र रहना लगभग असंभव था। सेवा करना जीवित रहने की शर्त थी। शाहजी का मुख्य उद्देश्य अपनी सैन्य शक्ति, अपनी जागीर और अपने परिवार को सुरक्षित रखना था, और इसके लिए उन्हें दक्कन की राजनीति में लगातार संतुलन बनाए रखना पड़ता था। लेकिन शाहजी केवल आदेश मानने वाले सेनापति नहीं थे। निजाम शाही के पतन के समय उन्होंने एक स्वतंत्र सत्ता खड़ी करने का प्रयास भी किया, जो ये दिखाता है कि स्वराज्य का विचार उनके लिए पूरी तरह अज्ञात नहीं था। हालांकि ये प्रयास दीर्घकालीन रूप से सफल नहीं हो सका, पर इसका प्रभाव एक दूसरी पीढ़ी पर गहराई से पड़ा। फरवरी 1630 दक्कन का क्षेत्र राजनीतिक संघर्षों से घिरा हुआ था। इसी अस्थिर समय में शिवनेरी दुर्ग की ऊंचाइयों पर एक बालक का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर इतिहास शिवाजी महाराज के नाम से जानेगा। उस समय यह जन्म किसी शाही उत्सव का कारण नहीं था, लेकिन परिस्थितियां बता रही थीं कि यह साधारण बालक नहीं होगा। शिवाजी के जीवन पर सबसे गहरा और निर्णायक प्रभाव उनकी माता राजमाता जिजाबाई का पड़ा। शाहजी राजे अक्सर दक्कन की राजनीति और युद्धों में व्यस्त रहते थे, जिस कारण शिवाजी का प्रारंभिक जीवन अधिकतर अपनी माता के सानिध्य में बीता। जिजाबाई केवल माता नहीं थी, वे शिवाजी की प्रथम गुरु भी थीं। उन्होंने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कथाओं से परिचित कराया, लेकिन ये कथाएं केवल धार्मिक शिक्षा नहीं थीं। इन कथाओं के माध्यम से शिवाजी ने सीखा कि राजा का धर्म क्या होता है, न्याय का अर्थ क्या है और सत्ता का उद्देश्य केवल शासन नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा होता है। यहीं से उनके मन में धर्म आधारित न्यायपूर्ण शासन की एक स्पष्ट छवि बनने लगी।
शिवाजी की शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी। उनका प्रशिक्षण व्यवहारिक था और दक्कन की परिस्थितियों के अनुरूप था। उन्हें सिखाया गया घुड़सवारी, तलवारबाजी और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग। इसके साथ ही दुर्गों की संरचना, पहाड़ी भूगोल और मार्गों की पहचान उनकी शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग थी। शिवाजी को स्थानीय बोली, ग्रामीण समाज और आम जनता के जीवन की गहरी समझ दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिवाजी अपने आसपास के भूभाग को केवल देखते नहीं थे, उसे समझते थे। कौन सा रास्ता कब उपयोगी है, कौन सा किला किस मौसम में सुरक्षित है, ये ज्ञान आगे चलकर मराठा रणनीति की आधारशिला बना। किशोरावस्था में ही शिवाजी ये महसूस करने लगे थे कि दक्कन पर शासन कर रही बड़ी शक्तियां स्थानीय जनता से दूर थीं। कर वसूले जाते थे, लेकिन बदले में सुरक्षा नहीं मिलती थी। युद्ध होते थे, पर उनका भार किसानों और ग्रामीण समाज पर पड़ता था। शासन दूर बैठा था और जनता असहाय। इन अनुभवों से शिवाजी के मन में एक प्रश्न उठने लगा, यदि युद्ध यही लड़े जाते हैं और कर यहीं से वसूले जाते हैं, तो शासन किसी और का क्यों? यहीं से स्वराज्य का विचार उनके मन में जन्म लेता है। ये कोई अचानक उठा विद्रोही विचार नहीं था, ये एक वैकल्पिक शासन व्यवस्था की परिकल्पना थी। ऐसी सत्ता जो भूमि से जुड़ी हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। और इसी विचार ने आगे चलकर शिवाजी को इतिहास की सबसे निर्णायक दिशा में ले जाना था। लगभग 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने इतिहास का अपना पहला ठोस कदम उठाया। ये कदम था तोरणा दुर्ग पर अधिकार। लेकिन ये घटना किसी किशोर के आवेश में उठाया गया अचानक निर्णय नहीं थी। इसके पीछे परिस्थिति की समझ, लोगों का समर्थन और सीमित लेकिन सटीक रणनीति थी। तोरणा दुर्ग उस समय आदिल शाही के नियंत्रण में था, लेकिन वहां की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। शिवाजी ने सीधे आक्रमण करने के बजाय पहले स्थानीय मराठा समाज से संपर्क किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह केवल किले का कब्जा नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ प्रयास हो। स्थानीय समर्थन मिलने के बाद ही सीमित बल प्रयोग किया गया। युद्ध छोटा था, लेकिन परिणाम निर्णायक। तोरणा मराठा नियंत्रण में आ गया। यह वही क्षण था जब स्वराज्य केवल विचार नहीं रहा, वह वास्तविकता बनने लगा। तोरणा के बाद शिवाजी ने राजगढ़ पर अधिकार किया। राजगढ़ केवल एक और किला नहीं था, ये किला भौगोलिक रूप से सुरक्षित था और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। आगे चलकर यहीं से मराठा प्रशासन और सैन्य योजना संचालित होने लगी। तोरणा और राजगढ़, इन दोनों किलों ने मिलकर मराठा शक्ति की प्रथम संरचना तैयार की। ये कोई विशाल साम्राज्य का निर्माण नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट संकेत था कि दक्कन की राजनीति में एक नई शक्ति शांत लेकिन दृढ़ कदमों से प्रवेश कर चुकी है। यहीं से मराठा सत्ता का औपचारिक प्रारंभ माना जाता है। अब जो आने वाला समय था, वो केवल विस्तार का नहीं, बल्कि नींव को मजबूत करने का था। तोरणा और राजगढ़ के बाद शिवाजी महाराज ने तेज विस्तार की नीति नहीं अपनाई, क्योंकि वे जानते थे कि बिना मजबूत आधार के तेज फैलाव सत्ता को अस्थिर बना देता है। इस अवधि में शिवाजी का पूरा ध्यान 3 बुनियादी बातों पर था: किलों को सुदृढ़ करना, सेना को अनुशासित और संगठित करना, और ऐसे सरदारों को जोड़ना जिन पर पूर्ण विश्वास किया जा सके। इस पूरे काल में बीजापुर सरकार शिवाजी को केवल एक स्थानीय समस्या मानती रही। दरबार की दृष्टि में वे एक छोटे क्षेत्रीय सरदार थे जो पहाड़ी किलों तक सीमित थे। उन्हें गंभीर राजनीतिक खतरे के रूप में नहीं देखा गया, और यही बीजापुर की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस समय बीजापुर उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, उस समय शिवाजी अपनी शक्ति की जड़ें गहरी कर रहे थे। जब शिवाजी का प्रभाव धीरे धीरे फैलने लगा, तब आदिल शाही कुछ हद तक सतर्क हुई। 1648 में शिवाजी पर दबाव बनाया गया। ये दबाव सैन्य था, प्रशासनिक था और राजनीतिक भी। कुछ समय के लिए शिवाजी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन यह पीछे हटना पराजय नहीं था, यह एक रणनीतिक विराम था। शिवाजी ने खुले संघर्ष से बचते हुए अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया। उन्होंने समय लिया, सीखा
और अपनी सीमाओं को और अधिक मजबूत किया। इसी काल में शिवाजी की युद्ध नीति एक स्पष्ट रूप लेती है। इसे इतिहास में गणिमी कावा कहा जाता है। इस युद्ध पद्धति का आधार था तेज आक्रमण, सटीक लक्ष्य और तुरंत पीछे हटना। भारी और धीमी सेनाओं से सीधी टक्कर लेने के बजाय शिवाजी ने भूगोल को हथियार बनाया। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते, संकरे दर्रे, ये सब मराठा युद्ध का हिस्सा बने। ये युद्ध शैली दक्कन के भूगोल के लिए पूरी तरह उपयुक्त थी और यही आगे चलकर मराठा सैन्य शक्ति की सबसे बड़ी पहचान बनी। 1646 से 1655 का ये काल शांत दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर एक बड़ी शक्ति तैयार हो रही थी। अब शिवाजी केवल किलों के मालिक नहीं रहे थे, वे एक उभरती हुई सत्ता थे और 1656 के बाद ये संतुलन धीरे धीरे टूटने वाला था। 1656 के बाद दक्कन की राजनीति में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगा। शिवाजी महाराज अब केवल एक स्थानीय शक्ति नहीं रहे थे। उनके नियंत्रण में किलों की संख्या बढ़ चुकी थी और मराठा समाज के भीतर उन्हें खुला समर्थन मिलने लगा था। ग्रामीण जनता उन्हें केवल एक योद्धा नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधि के रूप में देखने लगी थी। यही वो बिंदु था जहां बीजापुर सरकार को यह समझ में आने लगा कि यदि अब भी शिवाजी को न रोका गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इसलिए आदिल शाही के लिए एक कड़ा और निर्णायक कदम उठाना आवश्यक हो गया। 1659 में बीजापुर दरबार ने शिवाजी के विरुद्ध अफजल खान को भेजने का निर्णय लिया। अफजल खान सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो आदिल शाही का अनुभवी और निर्दयी सेनानायक माना जाता था। उसे स्पष्ट आदेश दिए गए थे, शिवाजी को किसी भी तरीके से समाप्त करना है। ये आदेश सिर्फ सैन्य नहीं था बल्कि राजनीतिक भी था। अफजल खान को खुली लड़ाई की पूरी स्वतंत्रता थी और साथ ही कूटनीति और भय का प्रयोग करने की भी। उसका उद्देश्य केवल शिवाजी को हराना नहीं बल्कि उनकी छवि और मनोबल को पूरी तरह तोड़ देना था। दक्कन की ओर बढ़ते हुए अफजल खान ने जानबूझकर धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। ये केवल क्रूरता नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। वो चाहता था कि शिवाजी भावनाओं में आकर खुले मैदान में युद्ध के लिए निकलें। लेकिन शिवाजी इस जाल को समझ चुके थे। उन्होंने सीधी लड़ाई से बचते हुए प्रतापगढ़ दुर्ग को संघर्ष के लिए चुना। प्रतापगढ़ घने जंगलों, संकरे रास्तों और पहाड़ी भूगोल से घिरा हुआ था। ये स्थान भारी सेना के लिए नहीं बल्कि सूक्ष्म रणनीति के लिए उपयुक्त था। स्थान, समय और परिस्थिति तीनों का चयन पूरी तरह सोच समझकर किया गया। यह स्पष्ट था कि अब टकराव टलने वाला नहीं है और ये टकराव सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं बल्कि रणनीति और बल, धैर्य और अहंकार के बीच होने वाला था। प्रतापगढ़ दुर्ग में हुई शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात मराठा इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक थी। ये केवल दो व्यक्तियों के आमने सामने आने की कहानी नहीं थी, ये उस संघर्ष का क्षण था जहां युद्ध भूमि पर ताकत नहीं बल्कि बुद्धि की परीक्षा होने वाली थी। अफजल खान संख्या, हथियार और अपनी प्रतिष्ठा के बल पर आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरी ओर शिवाजी महाराज इस टकराव को भावनाओं से नहीं पूर्ण रणनीति के साथ देख रहे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि खुले युद्ध में भारी सेना के सामने खड़ा होना स्वराज्य के विचार को जोखिम में डाल सकता है। इसलिए ये मुलाकात युद्ध से पहले का समझौता नहीं बल्कि युद्ध को टालने की अंतिम औपचारिकता थी। प्रतापगढ़ का चयन, मुलाकात की शर्तें और सुरक्षा की व्यवस्था, हर एक कदम साफ सोच और अनुभव का परिणाम था। जब निर्णायक क्षण आया तो इतिहास ने देखा कि बल और अहंकार हमेशा विजय नहीं दिलाते। ये घटना रणनीति की उस शक्ति का उदाहरण बनी जो संख्या और शौर्य से भी ऊपर होती है। अफजल खान की घटना के बाद मराठा शक्ति को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जो शक्ति अब तक स्थानीय समस्या मानी जाती थी वो पूरे दक्कन की राजनीतिक वास्तविकता बन चुकी थी। बीजापुर ही नहीं, अन्य सल्तनतों और शक्तियों ने भी ये समझ लिया कि शिवाजी महाराज केवल किले जीतने वाला योद्धा नहीं बल्कि एक संगठित, दूरदर्शी और रणनीतिक शासक हैं। ये वही क्षण था जब स्वराज्य सिर्फ एक क्षेत्रीय प्रयोग नहीं रहा,
वो एक ऐसी शक्ति बन गया जिससे अब हर दरबार को गंभीरता से निपटना था। 1659 तक शिवाजी महाराज एक स्थानीय मराठा नेता से आगे बढ़ चुके थे। स्वराज्य की नींव अब केवल किलों पर नहीं बल्कि रणनीति, संगठन और जन समर्थन पर टिकी हुई थी। आने वाला समय अब रक्षा का नहीं, विस्तार और टकराव का था। 1659 के इस मोड़ पर मराठा आंदोलन केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह जाता। ये वो समय है जब स्वराज्य का विचार एक व्यवस्थित शक्ति का रूप लेने लगता है। लेकिन आगे की राह और भी कठिन थी। अब मराठों के सामने केवल दक्कन की सल्तनतें नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य की विशाल सत्ता खड़ी होने वाली थी। शाइस्ता खान का अभियान, सूरत की ऐतिहासिक घटना और आगरा में घटित वो प्रसंग जो पूरे इतिहास की दिशा बदल देगा। यदि आपको यह श्रृंखला जानकारी पूर्ण और सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही गंभीर और विस्तार पूर्वक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की यात्रा में मराठा साम्राज्य कैसे और अधिक संगठित हुआ, ये हम जानेंगे मराठा साम्राज्य का इतिहास भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। राजा बनला तरी चैन न आला, भार अर्जेला सांभाळण्याचा नेहमीचा झाला। स्वतःच्या सुखासाठी नाही फक्त भारतासाठी लढला, त्यागाचा अर्थ शिकवला प्रत्येक मराठीच्या हृदयाला। मराठी म्हणते राजा कधी गेला नाही, तो काळात मिसळला। त्यागावर भारत उभा, शिवबाजी जिवंत आहे प्रत्येक मराठीच्या अंतःकरणात।